Hi guys, welcome back on my YouTube channel Agriculture Future. Today we will discuss about बाजरा या पर्ल मिलेट क्रॉप। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो टॉपिक है ये एफसीआई और एएफओ और जितने भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी बहुत सी सीरियल्स क्रॉप की वीडियोस और अदर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक है उनकी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप की बालियाँ बाजरा के अंदर लगती है। ठीक है, ये बाजरा का प्लांट है तो उसमें क्या है, ये देखो इस टाइप की बालियाँ लगती है और इस बाली में जो ये गोल गोल आपको स्ट्रक्चर, ये राउंड शेप की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाले सीड्स जो हैं, ये बहुत सारे सीड इस बाली के अंदर रहती हैं। ठीक है, और इसी से ये बनती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे बाजरा की पीडीएफ पे चलेंगे। तो सबसे पहले बाजरा या फिर पर्ल मिलेट के बॉटेनिकल नेम के बारे में बात करेंगे। तो बॉटेनिकल नेम क्या है, एक तो इसका पेनिसिटम ग्लूकम और सेकंड कौन सा है, पेनिसिटम टाइफोइडी। ये पेनिसिटम टाइफोइडी जो है ना, ये इसका न्यू नेम है। कई बार ये टाइफोइडी दे दिया जाता है, पेनिसिटम ग्लूकम नहीं देते, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नेम जो है बाजरा या फिर कह सकते हैं कि पर्ल मिलेट के ही हैं। फैमिली की बात करें तो ग्रेमिनी या पोएसी की है। मैं हर वीडियो में आपको एक ही बात कहती हूँ कि जितनी भी सीरियल्स क्रॉप हैं सबकी फैमिली ग्रेमिनी या फिर पोएसी है, और ग्रेमिनी का ही सेकंड नाम क्या है, पोएसी है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेमिनी को ही हम क्या बोलते हैं, पोएसी बोलते हैं। ओके, उसके बाद में बात करें ओरिजिन प्लेस की कि उत्पत्ति स्थान कौन सा है। उत्पत्ति स्थान का क्या मतलब है कि कोई भी क्रॉप है वो सबसे पहले उसके जो अवशेष थे या फिर सबसे पहले उसको कहाँ पे ग्रो किया गया, ऐसा जो इतिहास में मिला है कि सबसे पहले इस क्रॉप को यहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहाँ देखा गया, अफ्रीका में बाजरा को देखा गया कि हाँ बाजरा का उत्पत्ति स्थान जो है अफ्रीका है, ये अफ्रीका से ही ओरिजिनेट हुआ है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें 2n=14 जो है वो इसके क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, और इसे पुअर मैन फूड बोला जाता है, गरीब आदमियों का भोजन बोला जाता है इसे। ठीक है, और उसके बाद में इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इसके इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट। हमने किस किस टॉपिक पे डिस्कशन किया अभी तक, बोटेनिकल नेम के बारे में, पेनिसिटम ग्लूकम और पेनिसिटम टाइफोइडी, और फैमिली के बारे में बात की है जो कि है ग्रेमिनी या फिर पोएसी, ओरिजिन प्लेस के बारे में बात की है जो कि है अफ्रीका, और क्रोमोसोम नंबर 2n=14, और पुअर मैन फूड है, और इनफ्लोरेसेंस उसे स्पाइकलेट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि इसके सीड को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बीज को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोला जाता है। ओके, और जो कैरियोप्सिस टाइप के सीड्स होते हैं उनमें क्या होता है, हमने देखा था कि ये बाहर से कवर से क्या होते हैं, कवर रहते हैं। ठीक है, इनके बाहर कवर होती है जो बहुत ही हार्ड होती है और क्लोजली इनसे अटैच होती है। ठीक है, और बीच में जो सीड है वो रहता है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। हमने मक्का पढ़ा था इससे पहले, अगर आपने मेरी मेज की क्रॉप देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो भी क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या होता है, ये एक प्लांट है, ये सेकंड प्लांट है, ये इसका फ्लावर है और ये इसका फ्लावर है। ठीक है, जिसे हम पुष्प या फिर फूल बोलते हैं। तो फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल पार्ट और सेकंड कौन सा होता है, फीमेल पार्ट। ठीक है, मान लो ये इसके मेल पार्ट हैं और ये बीच वाले जो हैं ये इसके फीमेल पार्ट हैं। ठीक है, तो फीमेल पार्ट का अपर वाला पार्ट क्या बोलते हैं, इसे स्टिग्मा बोला जाता है। ठीक है, इसके अपर वाले पार्ट को भी क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। और जो मेल पार्ट है उनमें क्या बनता है, पोलन्स बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी दूसरे फ्लावर का किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाके गिरना, इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, मान लो कि इसका जो मेल पार्ट है ना उसके पोलन्स कहाँ पे आके गिरेंगे, इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, इसके फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और एक टर्म यूज होती है प्रोटोगाइनिस। प्रोटोगाइनिस क्या होता है, प्रोटोगाइनिस होता है एक होता है प्रोटोएंड्री। ठीक है, ये डाइकोगैमी के टाइप है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डाइकोगैमी क्या होता है। डाइकोगैमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि मेल और फीमेल जो होते हैं ना पार्ट, फ्लावर के दो पार्ट हैं जो मेल और फीमेल, उन दोनों के मैच्योरिटी का टाइम, यानी कि जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो इनका परिपक्व टाइम जो होता है
वो अलग अलग रहता है, इक्वल नहीं होता दोनों का, ठीक है। अलग अलग का मतलब है या तो पहले फीमेल पार्ट है वो मैच्योर हो जाएगा, या पहले जो मेल पार्ट है वो मैच्योर हो जाएगा। इसे बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी के 2 टाइप्स होते हैं, प्रोटोएंड्री और प्रोटोकाइनी। प्रोटोएंड्री का डिस्कशन हमने किया था मेज क्रॉप के अंदर, मक्का में, और प्रोटोगाइनी जो है वो है बाजरा के अंदर, ठीक है। तो प्रोटोएंड्री में क्या होता है, प्रोटोएंड्री में ये होता है कि उसमें जो मेल पार्ट होता है ना, नर पार्ट होता है, वो पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है, ठीक है। इसीलिए उसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड, ओके, क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। और प्रोटोगाइनी की बात करें तो प्रोटोगाइनी में फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है और मेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है, ठीक है। और ये वाले दोनों जो है टर्म इम्पोर्टेंट है, प्रोटोगाइनियस और प्रोटोएंड्रस, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे प्रोडक्शन एरिया एंड प्रोडक्शन की। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे पूरी कंट्री के अंदर ऐसी पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा बाजरा का प्रोडक्शन करती है या फिर सबसे ज़्यादा बाजरा की बुआई करती है। देन राइट आंसर क्या रहेगा, अपना इंडिया ही है, भारत है, ठीक है। और उसके बाद में भारत में भी बात करें कि कौन सी जगह पे होती है, तो राजस्थान जो है, राजस्थान में होती है, ठीक है। राजस्थान राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। राजस्थान में भी तो कहीं होती होगी कोई डिस्ट्रिक्ट कोई या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता होगा। तो इसका राइट आंसर है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो अजमेर में सबसे ज़्यादा होता है, और एरिया की बात करें तो बाड़मेर में सबसे ज़्यादा है। मतलब कि ग्रो तो ज़्यादा एरिया में बाड़मेर में की जाती है, बट प्रोडक्शन अजमेर में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि बाजरा में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उनकी परसेंटेज जो है वो क्या रहती है बाजरा के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट रहता है 65%, ठीक है। प्रोटीन की बात करेंगे 11.5%, फैट जो है वो 5% रहता है, मिनरल 2.7%। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन या फिर फैट से कि बाजरा के अंदर प्रोटीन कितनी है, फैट कितनी है। तो प्रोटीन कितनी है, 11.5% या फिर 11.5% जो है वो क्या है, प्रोटीन पाई जाती है बाजरा के अंदर, ठीक है, पर्ल मिलेट के अंदर। और फैट की बात करें तो 5% पाई जाती है किसमें, बाजरा या पर्ल मिलेट के अंदर। क्लाइमेट और सॉइल की बात करें कि कैसी जलवायु चाहिए होती है बाजरा को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, तो और कैसी सॉइल चाहिए होती है। तो सॉइल की बात करें तो सैंडी लोमी सॉइल जो है ना वो चाहिए होती है, लगभग सीरियल्स के लिए यही रिकमेंडेड है, ठीक है। और उसके बाद में रिक्वायर्स लो एनुअल रेनफॉल रैंकिंग बिटवीन 40 से 50 सेंटीमीटर एंड ड्राई वेदर, ठीक है। तो इस रेंज की चाहिए होती है, यानी कि जहाँ पे 40 से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, अगर हम इसे एमएम में चेंज करेंगे तो 400 से 500 एमएम, जहाँ पे इस रेंज की जहाँ पे रेनफॉल हो, ठीक है, और जहाँ पे ड्राई वेदर हो उस जगह पे हम क्या है इसे आसानी से बाजरा को ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज सूटेबल, ठीक है, यानी कि 25 से 30 डिग्री जो तापमान है वो इसके लिए अच्छा है, सूटेबल है, ठीक है। और पीएच की बात करें तो 6 से 7 पीएच जो है वो इसके लिए बेस्ट है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। 6 से 7 पीएच क्या है इसके लिए रिकमेंडेड है या फिर बेस्ट है। सीड रेट की बात करती हैं। सीड रेट का क्या मतलब है, पर हेक्टेयर में बात करेंगे, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, इसमें हमें कितना सीड चाहिए या फिर हमें कितना सीड हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हम ग्रो करें, तो पूरे हेक्टेयर के अंदर हम पूरे हेक्टेयर में प्लांट्स लगा सकें या फिर क्रॉप की बुआई कर सकें, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, सीड रेट बोला जाता है, उसे सीड रेट बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में बात करेंगे डायरेक्ट सोविंग की, अलग अलग रहती है इसके लिए जो सीड रेट है वो। तो डायरेक्ट सोविंग के लिए बात करेंगे कि डायरेक्ट अगर हमें सोन करना है, ठीक है, सीड के पर्पज से, तो 2 से 4 kg पर हेक्टेयर रहेगा इसका जो है सीड रेट। और नर्सरी के लिए बात करें कि हम पहले नर्सरी तैयार करेंगे, वहाँ पे सभी प्लांट्स लगाएंगे, फिर उसे मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे, देन ऐसी कंडीशन में कितना रहेगा 2 kg पर हेक्टेयर। और नंबर ऑफ प्लांट पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में हम बाजरा के कितने प्लांट्स को लगा सकते हैं, तो 1,66,000 प्लांट्स को 1,66,000 प्लांट्स को
हम क्या कर सकते हैं, 1 हेक्टेयर के अंदर बाजरा के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगर हमें फोडर के पर्पज से हम लगा रहे हैं तो उसमें 10 से 12 kg पर हेक्टेयर, इसमें इतना ज़्यादा क्यों रहेगा और नॉर्मल में इतना कम क्यों रहेगा? बिकॉज नॉर्मल में हम क्या करेंगे, स्पेसिंग देखेंगे, जो स्पेसिंग हम रखते हैं रो इनटू प्लांट, बिकॉज इसमें हमें प्रोडक्शन लेना होता है सीड प्रोडक्शन के लिए या फिर हम बीज प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, क्रॉप की बुवाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे हरा चारा चाहिए होता है, इसीलिए हम प्लांट को डेंस लगाएंगे यानी बिल्कुल पास पास में, जिससे कि हमें हरा चारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हरा मटेरियल या ग्रीन मटेरियल जो है वो प्रोवाइड हो सके। इसीलिए हम ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, सीड डालेंगे तो प्लांट्स भी ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है, और चारा भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए क्या रखेंगे हम, 10 से 12 kg पर हेक्टेयर। डेप्थ की बात करें कि बीज को कितनी गहराई में ज़मीन के अंदर दबाना चाहिए, तो 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई में नहीं डालना चाहिए। स्पेसिंग की बात करेंगे तो 45 × 15 सेंटीमीटर जो है वो क्या रखेंगे, इसकी स्पेसिंग रखी जाती है, ठीक है। स्पेसिंग क्या रखी जाती है इसकी, 45 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में एरिया रिक्वायर फॉर नर्सरी, तो इसके एरिया रिक्वायर कितनी रहती है नर्सरी के लिए, तो अगर हम नर्सरी तैयार करेंगे ना इसकी, तो इसकी 100 से 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 से 200 मीटर स्क्वायर जो क्या है इसके लिए एरिया रिकमेंडेड है। सोविंग टाइम की बात करें तो इसकी सोविंग कब की जाती है, जून से जुलाई मंथ के अंदर इसकी बुवाई की जाती है। बाजरा को कब ग्रो किया जाता है, कब बुआई की जाती है, जून से जुलाई के अंदर, ठीक है। इस स्लाइड में सीड रेट के बारे में पढ़ा, अलग अलग सीड रेट थी फोडर के लिए और 1 हेक्टेयर में हम कितने प्लांट्स को लगा सकते हैं, इसके लिए स्पेसिंग क्या रखी जाएगी, सीड की डेप्थ क्या रखी जाती है, और नर्सरी तैयार करने के लिए हमें कितने एरिया की रिक्वायरमेंट है और इसकी सोविंग कब की जाती है, जून से जुलाई माह में, ये सब था, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में कितना डालना चाहिए। FYM की फुल फॉर्म क्या होती है, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। तो फार्म यार्ड मैन्योर है वो कितना डाला जाता है, 12 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। गोबर की खाद जो है वो कितनी डाली जाती है, 12 टन पर हेक्टेयर इसके अंदर डाली जाती है, ठीक है। FYM। नाइट्रोजन की बात करें तो 100 kg पर हेक्टेयर डाला जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन। और फॉस्फोरस जो है वो 50 kg पर हेक्टेयर और पोटास जो है वो 40 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि नाइट्रोजन और पोटास और जो फॉस्फोरस है, इन तीनों को जब पहले बार में अप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन की हाफ डोज को ही अप्लाई करती हैं और जो फॉस्फोरस और पोटास है उसकी फुल डोज को अप्लाई करती हैं, कि यानी जो फॉस्फोरस 50 kg है और जो पोटास 40 kg है, इन दोनों को तो डाल देंगे, इनकी ना होगी टोटल 90, ठीक है। लेकिन इसकी अगर हमें 100 डालनी है तो हम इसकी ओनली 50 ही डालेंगे, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 140, ठीक है। इस टाइप से डालेंगे और इसकी जो 50 बच गई ना, जो बाकी रह गई है, ठीक है, वो 50 वाली जो डोज है वो हम कब देंगे पूरी क्रॉप को, जब हम फर्स्ट इरिगेशन देंगे ना, बाजरा को पहली बार सिंचाई करेंगे बुआई के बाद, तब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में बात करें इरिगेशन की, कि इरिगेशन कब करनी है, इरिगेशन कब करनी है, तो इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन क्या है, सिंचाई है, ठीक है। सिंचाई क्या होती है, यानी कि आर्टिफिशियली वाटर देना, ठीक है, यानी कि हम मान लो वेल से या कैनाल से कोई भी मेथड से हम क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ठीक है, फसल को, तो उसे ही क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोला जाता है। आर्टिफिशियली पानी देना कोई भी फसल को, उसे बोलते हैं हम इरिगेशन या फिर सिंचाई, ठीक है। तो इसके लिए क्या होती है, हर एक फसल की अपनी अपनी अलग अलग एक क्रिटिकल स्टेज होती है। क्रिटिकल स्टेज का क्या मतलब है कि हर एक क्रॉप की एक ऐसी स्टेज होती है कि जिस स्टेज में अगर हम क्रॉप को पानी नहीं देंगे तो क्रॉप बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगी या फिर हमें उससे मिलने वाला प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेज, यानी कि ऐसी स्टेज पे पानी देना नेसेसिटी हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी स्टेज है, हर एक फसल की अपनी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो बाजरा की बात करें तो सबसे पहली जो है वो है मैक्सिमम टिलरिंग। जब टीलर्स सबसे ज़्यादा निकल रहे होंगे तो उस टाइम में क्या है, हमें फर्स्ट इरिगेशन करनी होगी, ये कंपलसरी है या फिर कह सकते हैं बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। और उसके बाद में कब करेंगे हम, फ्लावरिंग स्टेज पे। फ्लावरिंग स्टेज कौन सी होती है, जब फ्लावर्स निकल रहे होंगे, जो पुष्प जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, वो जब निकल रहे होंगे उसे बोलते हैं फ्लावरिंग स्टेज, तो उस टाइम। एंड थर्ड हम बात करें कि ग्रेन फिलिंग स्टेज। ग्रेन फिलिंग स्टेज का मीन क्या है, जब जो दाने हैं, जो ग्रेन है वो पक रहे होंगे, मैच्योर हो रहे होंगे, ठीक है, या फिर बन रहे होंगे दाने, तो उस टाइम पे, ठीक है। ये 3 स्टेज है, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है कि क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है, एक है मैक्सिमम टिलरिंग, फ्लावरिंग स्टेज है
और थर्ड कौन सी है, ग्रेन फिलिंग स्टेज। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट है कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। वाटर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, हर एक फसल को अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट की नीड होती है अपने अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वाटर रिक्वायरमेंट का मीन क्या होता है कि जैसे ही हमने फसल को ग्रो किया तब से लेके जैसे हम फसल को कट करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, इस बीच में ये जो इस फसल का जो लाइफ साइकिल था, इसके अंदर इसे अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जितने वाटर की नीड होगी ना, इस पूरे प्रोसीजर को ही क्या बोलेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, पूरे रिक्वायरमेंट को बोलेंगे वाटर रिक्वायरमेंट। तो बाजरा को कितना रहता है, 400 से 450 mm। ठीक है, यानी कि 400 से 450 mm। ठीक है, रिक्वायरमेंट रहेगी इसे वाटर की। इंटरकल्चर की बात करते हैं। इंटरकल्चर का मतलब क्या है, हमने क्रॉप को ग्रो कर दिया, ठीक है, उसके बाद में उसमें क्या है कि वीड वगैरह निकल आए हैं। ठीक है, तो वीड वगैरह निकल आए हैं तो उन्हें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यही ट्राई करना है कि जितना हो सके, अगर बीज कम है तो हम उन्हें हाथ से निकाल के उखाड़ के भी फेंक सकते हैं। ठीक है, और अगर बीज बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो वीड है उनके सीड्स बहुत ज़्यादा है, उनके प्लांट बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिन्हें हाथ से उखाड़ के फेंकना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में ही हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे। तो कौन से केमिकल का यूज़ करना चाहिए, तो कौन सा केमिकल है, एट्राजीन है। ठीक है, 0.5 kg पर हेक्टेयर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाजरा में जो है वो ये है कि पैरासाइट वीड है एक स्ट्राइगा, वो यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, पैरासाइट वीड स्ट्राइगा जो है वो बाजरा में ये टर्म यूज़ में ली जाती है। इसको यूज़ में लिए जाने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा पैरासाइटिक वीड है जो कि फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बाजरा की फसल को। तो इसके कंट्रोल के लिए 2,4-D 500 ग्राम पर हेक्टेयर यूज़ में लेते हैं स्ट्राइगा के कंट्रोल के लिए। इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा पैरासाइटिक वीड है जो कि क्या करता है, बाजरा के अंदर ग्रो होता है। ठीक है, तो कौन सा है, स्ट्राइगा है। इसके बाद में वैरायटी की बात करेंगे, तो वैरायटी की बात करेंगे तो कौन कौन सी वैरायटीज़ है। फर्स्ट हाइब्रिड की बात करें, यानी कि पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी, तो HB फर्स्ट जो है वो कौन सी थी, बाजरा की पहली हाइब्रिड वैरायटी थी, यानी कि हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट। ठीक है, तो ये 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा लुधियाना में रिलीज़ की गई थी। ठीक है, और जो HB फर्स्ट है ना वो किसके क्रॉस से, यानी कि सबसे पहले किसके क्रॉस से बनाई गई थी HB फर्स्ट, तो टिफ 23A जो कि मेल स्ट्रायल था इंटू BIL 3B। ठीक है, इन दोनों के क्रॉस से क्या किया गया, HB फर्स्ट को बनाया गया। और PHB 10 की बात करें तो हाइब्रिड रिलीज फ्रॉम PAU लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये जो है PHB 10 जो है हाइब्रिड रिलीज़ की गई। ठीक है, फिर नेपियर ग्रास की बात करें तो ये भी एक वैरायटी है जो कि डेवलपमेंट ऑफ फोरेज वैरायटी, ये एक मतलब कि चारे के पर्पज से रिलीज़ की गई वैरायटी है, पूसा नेपियर फर्स्ट। ठीक है, नेपियर ग्रास से ये वैरायटी ली गई है, बनाई गई है, पूसा नेपियर फर्स्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन वॉज कैरिड आउट इन 1947 बिटवीन, तो जो पहली इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो पहली वैरायटी 1947 में या 1947 में रिलीज़ की गई थी, वो वैराइटीज़ है वो किसके क्रॉस से बनाई गई थी, दैन इसका आंसर है पैनिसिटम पर्प्यूरियम इंटू पैनिसिटम ग्लूकम। ठीक है, दोनों के क्रॉस से पहली इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो रिलीज़ की गई 1947 में। ठीक है, और कौन कौन सी वैरायटी है, पूसा 23 है, पूसा मोती, MP 204, MP 205 हाइब्रिड, और पूसा 23। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट इल की बात करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। इल में क्या रहेगा, रेनफेड एरिया की अलग है, स्टोरेज एरिया की अलग है। ठीक है, सॉरी स्टोरेज इसकी अलग है, जो मॉइस्चर है, यानी कि जब हम बाजरा के बीजों को निकाल लेते हैं तो उसके बाद में हम उनको स्टोर करके रखते हैं ना, तो कौन कितने टेम्परेचर पे उसे स्टोर करके रखा जाता है, तो 10 से 12% मॉइस्चर रहनी चाहिए बीजों के अंदर, उस कंडीशन में हम उसे स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, और रेनफेड कंडीशन यानी कि जहाँ पे वर्षा आधारित खेती की जाती है, ओनली कि हाँ बारिश होगी तो अच्छे से फसल होगी, ऐसे एरिया में 12 से 16 क्विंटल पर हेक्टेयर जो रहती है हमारी यील्ड रहती है। ठीक है, इरीगेटेड एरिया जहाँ इरीगेशन की अच्छी फैसिलिटी हो वहाँ पे 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। देखो कितना डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी जो बाजरा की क्रॉप है ये पूरी कवर हो चुकी है। तो बाकी जितनी भी क्रॉप है मैं आपको जैसे ही होगा स्टेप बाय स्टेप सभी क्रॉप्स आपको दे दूँगी। तो इनकी जो डिजीज़ है वो मैंने किसी भी क्रॉप की मेंशन नहीं किया, बिकॉज इनको अलग से करेंगे। ठीक है, बिकॉज सभी क्रॉप्स की डिजीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, जितनी भी इम्पोर्टेंट होगी मैं सभी आपको बाय टेबल दे दूँगी एक दिन।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, स्टूडेंट्स को एड करो।